उसके सामने अदाकारी कर रहा था, तुम्हारे साथ मक्कारी नहीं कर सकता। उसने ईमानदारी से जवाब दिया। तुमने मुझे गधा कहा तो मुझे नाराजगी का इजहार करके फोन बंद करने का मौका मिल गया। जहांगीर, तुम्हारे लक्षण अच्छे नहीं हैं, मैंने मुलामत अमेज लहजा में कहा। अपनी बदसलूकियों की वजह से तुम धीरे धीरे अज़दवाजी खुदकुशी की तरफ बढ़ रहे हो। अज़दवाजी खुदकुशी? उसने हैरत से आंखें फाड़ कर दुहराया। यह क्या होती है? तंग आकर वो तुम्हें छोड़ देगी या चोरी छुपे किसी और से दोस्ती कर लेगी। ना चाहते हुए भी मैंने वो तल्ख हकीकत खुलकर बयान कर दी। वो फुरेरी लेकर रह गया और सरगोशियाना आवाज में बोला, नहीं यार, मुझे इतनी बेरहमी से ना डराओ, ऐसा नहीं हो सकता। इस बारे में मेरी मजीद लबकुशाई खतरनाक हो सकती थी। मैंने उससे जो कुछ कहा वो मेरे कई तजर्बात और मुशाहिदों का निचोड़ था। उसके पास अगर जरा भी अकल थी तो उसको मेरी बात पल्ले से बांध लेनी चाहिए थी। कुछ देर तक हम दोनों खामोश बैठे रहे। जहांगीर फ्रिज से नया कैन निकालने के लिए बिस्तर से उतरा तो मैंने सिगरेट सुलगा ली। बीर के दूसरे कैन से एक घूंट लेने के बाद वो दोबारा मसहरी पर चढ़ गया और चंद सानियों के सकूत के बाद भराई हुई आवाज में बोला, टैनी, तुम मेरे अजीम दोस्त हो। तुमने अपने एक जुमले से मेरी आंखें खोलती हैं। पैर के नीचे आई हुई च्यूंटी बेबस होकर काट लेती है। फिर सलमा तो जवान और कुछ शक्ल औरत है। आज के बाद मैं पटड़ी बदल दूंगा। मुझे मालूम है कि वो मुझे बहुत ज्यादा चाहती है, मगर मेरी कमजोरियों से जलती है। मैं इन पर काबू पाने की कोशिश करूंगा। उसे अंदाजा नहीं था, मगर मैं जानता था कि जज्बात की रूह में बह जाने की कमजोरी भी उस पर गालिब थी। अगर वो अपने फैसले पर कायम रहता तो उससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती थी। तुम एक बेजिगर इंसान हो। तुम्हारा माजी इस बात का गवाह है। तुम चाहो तो अपनी हर कमजोरी से लड़ सकते हो। मैंने उसे हौसला दिया। बस अब कोई और बात करो। उसने मेरा सर झटक कर कहा। फिर कदरे तवक्कुफ के बाद बात जारी रखते हुए बोला, ये बताओ कि आज तुमने मुझे दुकान जाने से क्यों रोका है? मैं बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। यह हम तेरी बात तुम्हें अब याद आई है? मैं शुरू से तुम्हारे इस सवाल का इंतजार कर रहा था। बस ज़हनी रूह बहकी हुई थी। उसने खिफत अमेज लहजे में कहा, मैंने पहले से सोचा हुआ था कि तुम आओगे तो तुम्हारे साथ मिलकर सलमा का खून सुलगाता रहूंगा। ये चक्कर कुछ ऐसा चला कि असल बात दिमाग से निकल गई। मेरी दुकान पर अब तुम किस किस्म के खतरे की भू सूंघ रहे हो? मतला यकायक अबर आलूद हो गया है, मैंने संजीदगी से कहा। तवील खामोशी के बाद शी का एक आईमैन मैदान में उतर आया है। कहाँ? कराची में? उसने बेसाख्ता हैरत से पूछा। मैंने इस बात में सर हिला दिया। तुमको मालूम है कि वो लोग मेरे खून के प्यासे हैं। वो अपने दूसरे कामों के साथ मेरी तलाश में भी हैं। मेरी और तुम्हारी दोस्ती इन लोगों के इल्म में है। तुम तक पहुंचने में नाकामी की सूरत में वो मुझे निशाना बना सकते हैं। मैंने इसी खतरे की वजह से तुम्हें दुकान जाने से रोका है। सूरत हाल वाज़ेह होने से पहले तुम अपनी फार्मेसी का रुख नहीं करोगे। वहां कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? जब से मैंने दुकान का पूरा स्टॉक कंप्यूटर पर डाला है, चोरी का खतरा खत्म हो गया है। एस्प्रिन की एक गोली भी बिकती है तो वो भी स्टॉक गैजर में डाली जाती है। दोनों मुलाजमों को मालूम है कि मैं किसी भी वक्त 10-20 दुआओं की मिकदार का कंप्यूटर बैलेंस से मवाजना करता रहता हूँ। वो चोरी करते ही पकड़े जाएंगे। फिर तुम मेरी अगली हदायत तक घर पर ही रहोगे। मैंने सोचते हुए कहा। आईमैन कोई मामूली आदमी नहीं हुआ करता था। वो मेरे पीछे लग गया तो फिर घर तक भी आ सकता है। वो जरा भी खाइफ नहीं था। वो नया नया आया है, उसके राब्ते महदूद हैं। मैंने उस पर वार करने में पहल कर दी है। तुम्हारे घर का रुख करने से पहले वो 10 बार सोचेगा। मैंने सिर्फ एक इम्कान जाहिर किया था। मैं तुम्हारे हर मशवरे पर अमल करने के लिए तैयार हूं। तुम्हारे पेश किए हुए इम्कान का इलाज ये है कि तुम घर पर भी मोहतात रहो। दुकान का मामला मैं खुद देखूंगा। तुम वहां क्या करोगे? उसने अपनी मुतजस्सिस निगाहें मेरे चेहरे पर मरकूज करके पूछा। दूर से निगरानी करूंगा। कोई मुश्तबा शख्स मेरी नजरों में आया तो इस पर बिला तकल्लुफ हाथ डाल दूंगा। क्यों बिला वजह की ख्वारी मोल लेते हो? चाहो तो मैं दुकान पर तुम्हारे बैठने का बंदोबस्त कर सकता हूँ। मेरे दोनों मुलाजिम पुराने और तुमको पहचानते हैं। तुम इनकी निगरानी भी करते रहोगे। मैं सोच में पड़ गया। इस नई तजवीज़ का फौरी जवाब देना मुमकिन नहीं था। अगर मेरी तजवीज़ तुमको पसंद नहीं आई तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। तुम जिस तरह चाहो काम कर सकते हो। उसने मुझे खामोश पाकर वजाहत की। जरा कुछ देर खामोश रहो, मैं तुम्हारी तजवीज़ पर गौर कर रहा हूँ। उसके जुमला नुकसानात का अंदाजा लगाए बगैर मैं इकरार या इनकार नहीं कर सकता। मैं नरमी से कहा, जरूर गौर करो। वो जल्दी से बोला, मेरा तजर्बा है कि तुम जब किसी बात पर गौर करने लगते हो ना तो तुम्हारी खोपड़ी बहुत तेजी से काम करती है और फिर कोई ना कोई गुल खिलाकर रहती है। अब मैं खामोश होकर अपने धंधे में लगा रहूंगा। वो 2 तकियों को ऊपर नीचे रखकर अपने मसहरी पर नीम दराज हुआ और बेर से लुत्फ अंदोज होने में मसरूफ हो गया। गोल्डन फार्मेसी से दूर रहकर दुकान की निगरानी के मुकाबले में जहांगीर की तजवीज़ बहुत बेहतर थी। दुकान में मालिक के नुमाइंदे की हैसियत से बैठकर मैं हर आने जाने वाले पर बहुत करीब से नजर रखकर जरूरत के वक्त बेहतरीन फैसले कर सकता था।
अगर मेरी वहां मौजूदगी के दौरान में आई मैन या इसका कोई आदमी जहांगीर की तलाश में दुकान की तरफ आ निकलता तो मेरे हाथों से उसका बचना मुहाल था। लेकिन इस तजवीज़ पर अमल करने में सबसे बड़ी खराबी ये थी कि मैं अपने महफूज ठिकाने से निकलकर खुले बाजार में जा बैठता जहाँ कोई शनासा मुझे दूर से पहचान सकता था। मेरे हक में सबसे मजबूत नुक्ता यह था कि किसी के रिकॉर्ड में मेरी कोई मुसद्दिका तस्वीर नहीं थी। हद ये थी कि CIA वालों ने भी मेरी तलाश की इनामी मुहिम में मेरी एक पुरानी और धुंधली तस्वीर का सहारा लिया था, जिसे पहचानना अपनी जगह एक मसला था। अगर इनके पास मेरी कोई पुरानी तस्वीर होती तब भी वक्त के साथ साथ मेरे चेहरे के खदोखाल में ऐसी तब्दीलियां रुनुमा हो चुकी थी कि मुझे आसानी से शनाख्त करना मुमकिन नहीं था। मैं बहुत सुकून और एहतियात से एक एक करके इन इम्कानात का जायजा ले रहा था। मेरी यादाश्त के मुताबिक माजी करीब में मैं पाकिस्तान में अपने ऐसे किसी हरीफ से नहीं मिला था जो डैनी की हैसियत में मुझे शनाख्त कर सके। हर वो दुश्मन जिससे मेरा टकराव हुआ था जहन्नुम वासिल हो चुका था। इस वक्त मुझे पहचानने वाले लोग राह में भारत के लिए काम कर रहे थे। वो मुझे सूरत से अच्छी तरह पहचानते थे। इन लोगों में रीना, अजीत राय और बेला सिंह के नाम सरे फहरिस्त थे। एक मेरी खलवत आशना हो चुकी थी, दूसरी के तरकिश के सारे तीर नाकाम हुए थे। इन दोनों खूबसूरत और रंगीन मिजाज भारतीय लड़कियों समेत दिल्ली पुलिस और राह के जिन लोगों से मेरा वास्ता पड़ा था, इनमें से किसी को यह गुमान नहीं हो सका था कि मैं अपना नाम बदलकर जाली दस्तावेजात पर दिल्ली पहुंचा था। वो सब मुझे मजहर खान नामी दिल फेंक पाकिस्तानी की हैसियत से जानते थे। यह और बात थी कि अनिल और नरेश के कत्ल और मेरी दिल्ली से फरार के बाद मजहर खान का नाम तमाम भारतीय एजेंसियों के मतलूब मुलजिमों की लिस्ट में सरे फहरिस्त आ चुका था। आईमैन चंद हफ्ते कबल पाकिस्तान पहुंचा था और धीरे धीरे मोहतात अंदाज में अपने राब्ते इस्तवार कर रहा था। उसे पाकिस्तान में मजबूती से कदम जमाने के लिए खासा वक्त दरकार था। इन हालात में यह इम्कान न होने के बराबर था कि वो मजहर की तलाश के लिए दिल्ली से मदद तलब कर लेता। दिल्ली के हुकाम मजहर की बू पर लगे हुए थे। आईमैन के लिए वो नाम गैर अहम था। उसे मेरी जात को असल हदफ बनाया हुआ था। जब तक इस राज से पर्दा नहीं उठता था कि मजहर और डैनी असल में एक ही शख्सियत के दो रूप हैं, आईमैन और राह वालों में करीबी ताउन का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं था। जहांगीर ने सादा लूही से एक आसान तजवीज़ पेश करके मुझे यकायक एक खतरनाक दोराहे पर ला खड़ा किया था, जहां से एक रास्ता भयानक अंजाम की तरफ जाता था। तुमने सोचने में कुछ ज्यादा वक्त ले लिया, जहांगीर ने खनकार कर मेरा इन्हिमाक खत्म करते हुए कहा। बस मेरा यह कहन खाली होने तक कोई फैसला कर लो। यह मुश्किल फैसला है, मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। तुम्हें मालूम है कि मैं एक मुद्दत से इनसे चुपता फिर रहा हूं और तुम मुझे बरसरे आम जा बैठने का मशवरा दे रहे हो। मैं फिर कह रहा हूं कि मेरी तजवीज़ में कोई संगीन खतरा पेनहा है तो इसे भूल जाओ। वो काम करो जो तुम्हारे दिल को लगता है। पता नहीं इस मरदूद के लहजा में क्या बात थी कि मैंने उसी लम्हे एक फैसला कर लिया और कहा, तुम अपने आदमियों को फोन कर दो, मैं अगले 2-4 दिनों तक तुम्हारी जगह फार्मेसी पर चला जाऊंगा। जिंदाबाद। उसके लिए मेरा वो ऐलान इस कदर गैर मुतवक्का था कि वो मुक्का फिजा में लहरा कर बिस्तर से उछल पड़ा। अब किया है ना तुमने मर्दों वाला फैसला। तुमको इतनी देर से तजब्जुब में मुब्तला देखकर मेरा दिल मुरझा गया था। जहांगीर के नारे की आवाज़ इतनी बुलंद थी कि सलमा घबरा कर बेडरूम में घुस आई और बौखलाई हुई आवाज़ बोली, क्या हुआ? अभी कोई चीखा था? उसकी हरासा नजर जहांगीर से फिसलते हुए मेरे चेहरे पर मरकूज हो गई थी। कुछ नहीं, मैंने हंसते हुए कहा। रात को घोड़ा बनने के खबर में मुब्तला था, इस वक्त लंगूर बनने की मशक कर रहा था। रात का जिक्र आते ही सलमा का चेहरा तमतमा उठा और गुलनार हो गया। वो तेजी से मुड़ी और कुछ कहे बगैर बेडरूम से निकल गई। जहांगीर ने हंसते हुए फोन का रिसीवर उठाया और गोल्डन फार्मेसी का नंबर मिलाने में मसरूफ हो गया। जहांगीर फोन पर बात करता रहा। मैंने अपनी जगह बैठे बैठे सिगरेट सुलगारी और अपने ख्यालों की रोह में खो गया। मुझे अंदाजा नहीं हुआ कि जहांगीर फोन पर कितनी देर तक और क्या बात करता रहा। मैं उस वक्त चौंका जब उसने फोन बंद करके मुझे मुखातिब किया। हाय डैनी डियर, किन ख्यालों में खोए हुए हो? उसने अपनी गुफ्तगू खत्म करती बुलंद आवाज में नारा लगाया। मैंने अपने आदमियों को हर बात समझा दी है। तुमने उन्हें तो समझा दिया, लेकिन फुटपाथ पर घूमते हुए किसी निशानेबाज को कौन समझाएगा? मैंने गहरा सांस लेकर सवाल किया। ओह, उसके होंठ तहायुर ज़दा अंदाज में सुकड़ गए। वो लोग तुम्हारी तलाश में हैं तो इनमें से कोई ना कोई तुम्हें पहचानता भी होगा। उसे तुम्हें देख लिया तो दूर से चलाई हुई कोई भी गोली पल भर में तुम्हारा काम तमाम कर देगी। खैर तक इस बारे में तुमने अब तक नहीं सोचा? दुकान पर बैठने की तजवीज़ मेरी नहीं थी, मैंने तुम्हारे मशवरे पर अमल करने की कोशिश की है। इसीलिए तो मैं तुमसे बार बार कह रहा हूं कि मेरे मशवरे में कोई संगीन खतरा शामिल है तो इसको मुस्तरद कर दो। मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। मेरे लिए तुम्हारी सलामती सबसे ज़्यादा अहम है। मुझे भी अपनी जान प्यारी है, मगर मैं तुम्हारी दुकान ज़रूर जाऊँगा। उसने मुसरबाना अंदाज में मेरा बाजू पकड़ लिया और बोला,
अहमकाना बातें मत करो। आईमैन को पकड़ने के 1000 मौके मिल जाएंगे, लेकिन तुमने अपनी किसी जज्बाती हमाकत से अपनी जान गंवा दी, तो उसे ढूंढने के लिए दोबारा कभी इस दुनिया में कोई नहीं आ सकेगा और ना तुम आ सकोगे। खतरे की नज़ाकत को समझने की कोशिश करो। मैं बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। अल्लाह की कुदरत है कि आज तुम बकरात बने हुए और मुझे साहिब मशवरे दे रहे हो। तुम्हारे इत्मीनान से जाहिर हो रहा है कि तुम नुक्ते की कोई बात मुझसे छुपा रहे हो। उसकी आंखों में शकूक की परछाइयां तैरने लगी। सब कुछ मुझसे पूछ लेना चाहते हो, अपनी अकल भी इस्तेमाल करो। इतनी देर से मैं अपनी अकल ही इस्तेमाल कर रहा हूं और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि तुम कोई बात मुझसे छुपा रहे हो। मैंने सुकून से सिगरेट का एक गहरा कश लिया, फिर कसीफ धुएं के मरगोले फिजा में बखेरते हुए जवाब दिया। हम दोनों अपनी अपनी जगह 100% दुरुस्त हैं। तुम्हारी दुकान के काउंटर पर बैठने में हर लम्हे ये धड़का लगा रहेगा कि नामालूम संफ से आने वाली कोई गोली मेरा काम तमाम कर देगी, मगर ये इत्मीनान भी है कि मेरे लहू के प्यासों में से कोई भी मुझको मेरी मौजूदा हेत में पहचानता नहीं। वो मुझे ढूंढते रहेंगे और मैं इत्मीनान से इनकी घात में बैठा रहूंगा। यह वजह है तुम्हारी बेखौफी की। वे गहरा सांस लेकर बोला, गनीमत है कि तुमने वजाहत कर दी, वरना मेरे सर पर एक बोझ सवार हो गया था। बात वाज़ी हुई है तो मेरे जहन में इसका हल भी मौजूद है। यह बताओ कि तुम्हें दुकान की रोजमर्रा सरगर्मियों से तो कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे दुकान या तुम्हारे कारोबार से क्या लेना? तुम्हारे धंधे तुम ही को मुबारक हो। मैंने बेरुखी से जवाब दिया। ठीक है, मैं चलता हूँ। दुकान से मैं घर चला जाऊंगा। कोई खास बात हुई तो तुमको फोन कर लूंगा। मैंने कहा। तुमने अपनी जिरा के चक्कर में एक अहम बात मेरे जहन से निकाल दी। वो अपना सर झटकर बोला। मैं उसकी भूली हुई बात का मुंतजिर रहा। उसे कदर तवक्कुफ के बाद अपनी बात चल रखी। खतरा हर हाल में खतरा होता है, तुमको इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। ये जरूरी नहीं कि तुम काउंटर के पीछे मेरी ऊंची कुर्सी पर बैठे रहो। मैंने आराम करने और कैलोला करने के लिए दुकान में एक कैबिन बनवाया है। इसके तारीख शीशों में से तुम दुकान में आने जाने वाले हर शख्स पर नजर रख सकते हो। वो कैबिन तुम्हारे बैठने लेटने के लिए मौजूद रहेगा। इस रहनुमाई का शुक्रिया। मेरे जाने के बाद सलमा से ना उलझ बैठना। मैं उससे क्या उलझूंगा? वो मुझे आंख मारते मुस्कुरा कर बोला। तुमने देखा नहीं क्या वो मुझसे डर गई है? 2-3 झटकों में तुमसे आप पर आ गई है। बीवी जरा अदब से बात करे तो आदमी का दिल खुश हो जाता है। खुशी की हालत में किसी से उलझा नहीं जाता। बात पूरी करके उसने कैन में बची हुई बेर अपने दहाने में उंडेली और खाली डिब्बा डस्टबिन में उछाल दिया। मैंने रुखसती मुसाफा करने के लिए हाथ उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने मेरा हाथ मजबूती से थाम लिया और कहा, इस साले आई मैंने हम दोनों का दिमाग खराब किया हुआ है। मेरे साथ तुम भी भूल रहे हो कि सलमा तुम्हारे लिए पराठों का लंच तैयार कर रही है। तुम खाना छोड़कर गए तो वो सख्त नाराज हो जाएगी। यार तुम उसे समझा लेना। मैंने उसकी खुशामद की। हमने सारी बातें कर डाली हैं, अब मेरा वक्त बर्बाद होगा। सारी कहाँ, अभी तो बातें शुरू ही नहीं हुई। वो लुफराना अंदाज में मुस्कुराया। अब बाईमैन का चक्कर चल निकला है तो अपनी ब्लैक क्वीन भी मैदान में उतरेगी। मैं कई बार तुम्हें समझा चुका हूं कि वो खतरनाक औरत है। मैंने दोबारा अपनी जगह संभालते हुए कहा, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि उससे दूर रहो। मैं उससे दूर ही रहता हूं। मैंने उससे कौन सी शादी की फरमाइश की है? जहांगीर ने उल्टा मुझसे अहमकाना सवाल कर डाला। कुर्ब का मतलब सिर्फ शादी नहीं होता। मैंने गुस्से से जवाब दिया। तुम हर वक्त उसकी जड़ में घुसने के चक्कर में रहते हो। वाह वाह, मेरे जवाब पर वो खुश हो गया। तुमको भी क्या नादर ख्याल सूझते हैं? मुझे तो आज तक वीरा की जड़ नजर नहीं आ सकी। मैंने बनाकर उसकी बात काट दी। अब आगे एक लफ्ज न बोलना। मेरी ये बात कहीं लिख कर रख लो कि तुम एक बार वीरा की नाज बर्दारियों में लग गए तो धोबी के कत्ते की तरह घर के रहोगे ना घाट के। तुम सलमा से हाथ धो बैठोगे। मर्दों के मामले में वीरा बहुत सफाक है। वो इनको रुझाकर अपने कदमों पर झुकाती है, फिर इन्हें ठोकरों से उड़ाना शुरू कर देती है। ये उसकी सरिश्त है जिसे बदलना किसी के बस की बात नहीं है। वो बेढंगेपन से हंस पड़ा। यार वो इतनी खूबसूरत, नफीस और नर्मो नाजुक लड़की है, तुम बिला वजह उसे हव्वा बना रहे हो। मेरी बात मत मानो, खुद तजर्बा कर लो। जब तुम्हें अकल आएगी तो खुद को बिल्कुल यको तनहा पाओगे। तुमने कभी उसका ऐसा हव्वा खड़ा नहीं किया। अब आईमैन के बहाने उससे मिल बैठने के आसार नमूदार हुए हैं तो तुम्हें उसके बारे में सारी खतरनाक बातें याद आने लगी हैं। कुछ खुदा का खौफ करो, यूं मेरा खून तो ना सुखाओ। तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने बेबाकी से कहा। मैं गाहे बगाहे ये बातें तुम्हारे कान में डालता रहूं? अब तुम्हारी अकल पर ही पर्दा पड़ गया हो तो मैं क्या कर सकता हूं? वो हमेशा से ऐसी थी, ऐसी है और ऐसी ही रहेगी। देखा जाएगा, वो बेपरवाही से बोला। वो तुम्हारी मंजूर नजर ना होती ना तो मैं अब तक 10 बार उसकी कलाई मरोड़कर उसे बेबस कर चुका होता। वो खुद मुझसे मजाक करती है, मैं तुम्हारे लिहाज में उससे मजाक नहीं कर पाता। बातों के दौरान ही सलमा ने खाना लगा दिया। खाने का दौर खत्म होने के बाद जहांगीर मुझे ड्राइंग रूम में ले गया। सलमा मेज पर फैले हुए बर्तन समेटने में मसरूफ हो गई।
मेरा अंदाजा था कि सलमा से तखलिये में मुलाकात का मरहला मेरी किसी कोशिश के बगैर टल जाएगा, मगर इस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि औरत अपने मर्द से चोरी पर तुल जाए तो उसे हवा लगने दिए बगैर उसकी आंखों का सुरमा भी चुरा सकती है। सलमा दीदा दिलेरी से ड्राइंग रूम में आई और बराह रास्त मुझसे मुखातिब होकर धीमी आवाज में बोली, तुमने अपना सारा बोझ मेरे ऊपर डाल दिया है, कम से कम कभी कभार अपनी अमानत की रकम पर भी नजर डाल लिया करो। मैं कब तक उससे लिए बैठी रहूंगी? जब तक मुझे तुम पर भरोसा है मुझे रकम देखने या गिनने की जरूरत नहीं है। मैंने बेपरवाही से जवाब दिया। लक्ष्मी देवी से ऐसी बेनियाजी अच्छी नहीं होती, जहांगीर ने नासिहाना लहजे में मुझसे कहा। कभी कभी उसके दर्शन कर लिया करो। सलमा ठीक कह रही है, आओ मेरे साथ आओ। सलमा ने मुझे हुक्म दिया। फिर रवा रवि में जहांगीर से पूछा, आप भी आ रहे हैं? मैं पराए माल पर नजर डालना भी पसंद नहीं करता। टैनी का माल इसी को मुबारक हो। तुम दोनों अपना काम कराओ, मैं टीवी देखूंगा। सलमा ने उसके लिए टेलीविजन का स्विच ऑन कर दिया और मुड़कर अपनी ख्वाबगाह की तरफ चल दी। 2 खुफिया फरमाइशों के बाद उसने खुला बहाना तराश कर मेरे फरार की हर राह मसदूद कर दी थी। मुझे नाचार उसके पीछे जाना पड़ा। उसके पीछे कमरे में दाखिल होकर मैंने यूं ही दरवाजा बंद किया, सलमा तेजी से मेरी तरफ घूम गई। मैंने इशारे किए तो तुम मुझे घूर क्यों रहे थे? जहांगीर तुम्हारा शौहर है, उसके सवाल पर मैंने खुद को हवनक महसूस करते हुए कहना शुरू किया। वो तुम्हारे इशारे बाजियां देख लेता तो मुझे अपने घर से निकाल कर तुम्हारी हड्डियां तोड़ डालता। तुमको उसका जरा भी खौफ नहीं है? इनके गुस्से से मेरी जान न निकलती होती तो ये घर कब का बर्बाद हो चुका होता। सब कुछ जानते बूझते हुए भी तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। वो तुमको महात्मा समझते हैं, तुम्हारे बारे में भूल कर भी कोई गलत बात नहीं सोच सकते, और तुम उसके अंधे एतमाद का नाजायज फायदा उठाना चाहती हो। मैंने तंजिया लहजा में कहा। कम अज कम इस वक्त मेरा इरादा नेक था। सलमा ने शोखी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं दिन भर घर पर रहती हूँ, ये बाहर न जाने क्या क्या करते फिरते हैं। कुछ दिनों से मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि घर में आने वाली रकमों की मिकदार अचानक बढ़ गई है। किन रकमों की बात कर रही हो? मैंने हैर से पूछा। ये कहते हैं कि दुकान की आमदनी बढ़ गई है। किसी जायज कारोबार में यूं अचानक आमदनी नहीं बढ़ा करती। मुझे डर लग रहा है कि कहीं इन्होंने कोई हेरा फेरी ना शुरू कर दी हो। खुदा खुदा करके अब हम इनके माजी की दहशत से आज़ाद हुए, अब कोई नया मसला खड़ा ना हो जाए। उसकी तशवीश का सबब जानकर मैं बेसाख्ता हंस पड़ा। सुना है कि औरतें जायज़ और नाजायज़ में इम्तियाज़ नहीं करती। इनकी ख्वाहिश होती है कि इनके मर्द ज्यादा से ज्यादा रकम कमा कर घर लाएं। तुम अजीब औरत हो कि शौहर की आमदनी में इजाफे से परेशान हो रही हो। मैं बेतहाशा आने वाली दौलत का नतीजा भुगत चुकी हूँ, इसलिए डरती हूँ। वो पैसे घर क्यों लाता है? अपनी पूंजी बैंक में क्यों नहीं रखता? काला धन होगा। तुमने भी तो अपनी बहुत बड़ी रकम मेरे पास रखवाई हुई है। तुम दोनों की बाज आदतें और हरकतें बिल्कुल यकसां हैं, उसने मुंह बनाकर कहा और कदरे तवक्कुफ के बाद शिकवा किया। तुमने इनकी आमदनी में इजाफे वाला मामला घोल कर दिया। मैं इस तब्दीली से बेखबर था। अभी थोड़ी देर पहले उसने खुद एतराफ़ किया है कि अब वो असल के नाम पर जाली दवाएं भी बेच रहा है। ऐसे घिनौने कामों में आमदनी खुद ब खुद बढ़ जाती है। वो कोई और हेर फेर नहीं कर रहा। गजब खुदा का, अभी से बड़ा और क्या हेर फेर करेंगे? अब वो हैरवन तो बेचने से रहे। उसे रवा रवी में पते की बात कहती थी। वो अपनी शादी की इब्तिदा ही से जहांगीर की सरगर्मियों के बारे में शुकूक शुबहात में मुब्तला थी। वो कभी अपने घर में कुत्तों की फौज पाल लेता था तो कभी अपने पूरे घर में दिन रात चिरागां किए रहता था ताकि मुसल्लह हमला आवरों का कोई जत्था उसके घर पर धावा बोलने की हिम्मत न कर सके। वो हर वक्त अपने घर में घुसा रहता था। कभी बाहर निकलना ही पड़ता तो बेशकीमत बुलेट प्रूफ गाड़ी में सफर करता था। उसने अपनी मजबूरियों के बारे में कभी भी सलमा को अपने एतमाद में लेने की कोशिश नहीं की। हमेशा उसे हकारत से दुत्कारता रहा। उसके दिल का चोर कभी उसे सलमा से बहुत ज्यादा करीब नहीं होने देता था और यूं दिन ब दिन इन दोनों के दरमियान ज़हनी खलीज बढ़ती चली गई। सलमा के सारे शकूक व शुबहात अपनी जगह पर थे, मगर उसे पूरी जिंदगी में कभी यह शुबा नहीं हो सका था कि इसका मालदार शौहर हैरवन फरोशी के मुनज़्ज़म धंधे में मुलव्विस था। इस वक्त सलमा हैरवन फरोशी को बदतरीन और काबिल नफरत काम करार देती रही थी, मगर मेरा ख्याल था कि सेहत बख्श दुआओं में घपले करना हैरवन फरोशी से भी बड़ा जुर्म था। हैरवन लेने वाले को अच्छी तरह मालूम होता है कि वो कैसा जहरीला नशा खरीद रहा है और उसके दिलो दिमाग पर कैसे मुज़र और संगीन असरात हो सकते हैं। मेडिकल स्टोर पर वो जख्म खोरदा तीमारदार आते हैं जिनके दिलों में अपने मरीज की जिंदगी की कोई आस होती है। वो पूरी कीमत देकर सही इलाज की उम्मीद में दवा लेते हैं और अपने मरीज को दे देते हैं। फिर दवा के मोइज़ाती असरात के इंतजार में अपने रब से लो लगा कर बैठ जाते हैं। बात दवा नहीं, उसका कोई बेजरर या जरर रसा मुतबादल होता है। मरीज के सांसों की लड़ी टूट जाती है। किसी को कुछ पता नहीं चलता कि मौत के किस सौदागर ने वो जाली दवा बनाने और दौलत लूटने का मंसूबा बनाया हुआ था। मैंने उसे समझाया है और मजीद समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने सलमा से कहा, इसका हाथ खुला हुआ है। जिस तरह खर्च करता है इसी तरह कमाने के चक्कर में गलत रास्ते पर पड़ गया है।
मैं इसे राह रास्त पर लाने की कोशिश करूंगा। तुम लंबे अरसे के लिए गायब हो जाते हो तो मेरे दिल में उदासी डेरे डाल देती है। जरा आते जाते रहा करो तो मेरे दिल को ढारस रहेगी। सलमा के तेवर यकायक बदल गए। मैं आऊंगा और आता रहूंगा। मैंने बौखला कर वादा किया। क्या तुमने रकम दिखाने का इरादा मुलतवी कर दिया? वो तो तुमसे मिलने का बहाना था। विकदा से मुस्कुरा कर बोली, देखना चाहो तो मैं चाबी निकालती हूँ। मैंने घबरा कर उसे रोक दिया। हरगिज नहीं, इसकी कतई जरूरत नहीं, मुझे तुम पर पूरा एतमाद है। उसके अजारबंद के सिरे पर बंधी हुई चाबी की तरफ बढ़ता हुआ हाथ रुक गया। चाबी के गुम या चोरी हो जाने के खौफ से उसे वो अपनी जान से ज्यादा अजीज रखती थी। यह बात मुझ पर अमानतदारी के इब्तदाई दिनों में ही मुनकशिफ हो चुकी थी। सलमा ने अपना असल मसला मुझसे बयान करके अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया था और उसके दिमाग पर रोमान का हल्का सा भूत सवार होने लगा था। वो सूरत हाल मेरे लिए मखदूश थी। मैंने उसकी दिलजोई करने के बजाय उसकी बातों के उल्टे सीधे जवाब देकर अपनी जान छुड़ाई और ख्वाबगाह से निकल आया।